Assalamualaikum. Today I'm going to discuss pelvic organ prolapse and urinary incontinence, and I will try to cover maximum points regarding viva, long case and theory. जब भी प्रोलैप्स की बात आती है तो साथ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस रिलेटेड वाइवा भी साथ में निकल आता है। तो हमने क्योंकि उसकी प्रिपरेशन नहीं की होती, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का हेडेक है और हम इस पे इतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। तो जब आप लॉन्ग केस कर रहे हो तो प्रोलैप्स के साथ इंकॉन्टिनेंस करना मस्ट है। एटलीस्ट आपको टाइप्स ऑफ इंकॉन्टिनेंस, डेफिनेशन, डिफरेंट सिम्टम्स क्या होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, और इसके अलावा उनकी मैनेजमेंट गाइडलाइंस में क्या है, और बाकी रेफरल तो आप बताते ही हो, लेकिन आपको ख़ुद भी थोड़ा बहुत उससे आइडिया होना चाहिए। तो अभी हम प्रोलैप्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। प्रोलैप्स होता क्या है? प्रोलैप्स इज़ द प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल कन्फाइंस। ठीक है। अब जो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है, पेल्विक ऑर्गन्स में क्या आता है, अगर आप एनाटमी रखो माइंड में, तो यूट्रस के साथ जो है सर्विक्स होता है और साथ कनेक्टेड विजाइना है, एंटीरियरली उसके ब्लैडर है और पोस्टीरियरली उसके रेक्टम होते हैं। ठीक है। और प्रोलैप्स में ये होगा कि या तो यूट्रस का प्रोलैप्स होगा साथ में सर्विक्स का, या सिर्फ सर्विक्स का डिसेंट होता है, या एंटीरियरली उसका ब्लैडर डिसेंट होगा, पोस्टीरियरली रेक्टम का डिसेंट हो सकता है। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एंटीरियर विजाइनल वॉल प्रोलैप्स, पोस्टीरियर विजाइनल वॉल प्रोलैप्स एंड एपिकल विजाइनल प्रोलैप्स। तो एंटीरियर विजाइनल वॉल प्रोलैप्स में कौन से प्रोलैप्स आएंगे? यूरिथ्रोसील, दैट इज़ यूरिथ्रल डिसेंट, सिस्टोसील, दैट इज़ ब्लैडर डिसेंट, एंड सिस्टोयूथ्रोसील, दैट इज़ डिसेंट ऑफ ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। पोस्टीरियर विजाइनल वॉल प्रोलैप्स में रेक्टोसील आएगा, रेक्टल डिसेंट, एंड एंटीरोसील, स्मॉल बाउल डिसेंट। एपिकल विजाइनल प्रोलैप्स में इंक्लूडेड है यूटेरोविजाइनल प्रोलैप्स यानी यूट्राइन डिसेंट विद इन्वर्जन ऑफ विजाइनल एपेक्स। ठीक है। और दूसरा जो है वो वॉल प्रोलैप्स है, पोस्ट हिस्टेरेक्टमी इन्वर्जन ऑफ विजाइनल एपेक्स। तो ये 3 कैटेगरीज होगी। और प्रेवलेंस क्या होती है प्रोलैप्स की? 41 to 50% तक है। लाइफ टाइम रिस्क ऑफ हैविंग अ सर्जरी फॉर प्रोलैप्स इज 7% एंड लाइफ टाइम रिस्क ऑफ हैविंग एन ऑपरेशन फॉर इनकॉन्टिनेंस इज 11%। तो इसके अलावा ग्रेडिंग है। ठीक है। वो डिफरेंट होती है, बीचम क्लासिफिकेशन है, पॉप की स्टेजिंग है। ग्रेड्स की बात करें तो बेडन वॉकर, उसमें ग्रेड्स बताए गए हैं 4। और हमने बीचम क्लासिफिकेशन को फॉलो करना है। ठीक है। फर्स्ट डिग्री क्या होगा? डिसेंट विद इन द वेजाइना, सेकेंड डिग्री डिसेंट टू द इंट्रोइटस, एंड थर्ड डिसेंट आउटसाइड इंट्रोइटस, चाहे वो पार्शियल डिसेंट है यूट्रस का या कंप्लीट पोसिडेंशिया है। तो ये थर्ड डिग्री में ही आ रहा होगा, यानी आपको विजिबल आउटसाइड है वो। In the case of uterovaginal prolapse, the most dependent portion of prolapse जो है वो क्या होता है? सर्विक्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी इटियोलॉजी पे आते हैं। ठीक है। ये इटियोलॉजी में ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, उसके बाद हम लॉन्ग केस डिस्कस करेंगे। इटियोलॉजी में कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा कोई भी अगर प्रोलैप्स है तो उसको अपनी जगह पे ऑर्गन्स को रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? इंटैक्ट ब्लड सप्लाई होनी चाहिए उस जगह की, इंटैक्ट नर्व सप्लाई होनी चाहिए, मसल्स वहाँ के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जैसे पेल्विक फ्लोर में पेरिनियल मसल्स हैं। ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उनको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, वीकनेस नहीं होनी चाहिए उनमें। तो मसल्स हो गए, इसके अलावा इंटैक्ट ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, और साथ में जो है वो लिगामेंट्स, जो कि इन स्ट्रक्चर्स को बोन्स के साथ कनेक्ट आ रहे होते हैं। ठीक है। इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और वो अपनी पोजीशन पे कायम रहते हैं, लिगामेंट्स। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं टू प्रिवेंट प्रोलैप्स। इनमें किसी भी में प्रॉब्लम आ जाएगी तो प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये टियोलॉजी देखें तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू, लिवेटर एंड आई, इंटैक्ट नर्व सप्लाई, ये वाइटल होते हैं। जब मोस्ट कॉमन कॉज देखी जाए तो चाइल्ड बर्थ होती है। ठीक है। उसमें क्योंकि डैमेज होता है पेल्विक फ्लोर को, मसल्स को डैमेज होगा, नर्व्स को डैमेज होगा, तो उसमें चांसेस होते हैं प्रोलैप्स के। जितनी ज़्यादा पैरिटी होगी उतना प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एजिंग के साथ साथ कोलेजन डेफिशिएंसी होती है तो उसमें भी प्रोलैप्स की कनेक्टिव टिश्यू वीकनेस हो जाएगी, जो फेशियाज हैं वो वीकेंड होंगे तो उसमें भी प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कंजेनिटल कुछ पे जो होती हैं फीमेल्स, वो नली पैरस होती हैं लेकिन प्रोलैप्स के साथ प्रेजेंट करती हैं, प्राइमी होती हैं, प्रोलैप्स से प्रेजेंट करेंगी, तो उनमें कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो है वो कंजेनिटली उनमें चल रहा होता है। ठीक है। रेशियल डिफरेंसेस भी होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं इसमें।
और इसके अलावा रेज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, चाहे वो कोई एब्डोमिनल मास है, प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर क्रोनिक कफ या कॉन्स्टिपेशन, एस्थमेटिक है पेशेंट, तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो ये सब कॉजेज़ होगी प्रोलैप्स की। पोस्ट ऑपरेटिव देखा जाए तो वॉल प्रोलैप्स 1% चांसेस होते हैं इसके। आफ्टर हिस्टेरेक्टमी वॉल प्रोलैप्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकती हैं। अच्छा, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 3 लेवल्स ऑफ सपोर्ट होते हैं यूट्रस का। लेवल 1 की जो सपोर्ट होती है यूट्रस की, वो कार्डिनल लिगामेंट होता है। यूट्रस सेक्टल लिगामेंट जो पेयर ऑफ लिगामेंट्स है यूट्रस को पोस्टीरियरली और सर्विक्स को सेक्रम के साथ जो है वो एक पेयर ऑफ लिगामेंट्स है जो उसको अटैच कर रहा होता है। इसके अलावा लेवल 2 की जो सपोर्ट होती है मिड वेजाइनल होती है। इसमें जो एंडोपेल्विक फेशिया है वो सपोर्ट कर रहा होता है। एंटीरियरली प्यूबो वेजाइकल और पोस्टीरियरली रेक्टो वेजाइनल फेशिया होता है। और इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो सिस्टोसील भी साथ में आपको मिलेगी इसमें, और रेक्टोसील भी मिल सकती है। और इसके अलावा जो है लेवल 3 की सपोर्ट है उसमें पेरिनियल मसल्स, पेरिनियल बॉडी आएगी, ठीक है। तो इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो रेक्टोसील के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, और इनकॉन्टिनेंस वगैरह के साथ एनल इनकॉन्टिनेंस। तो 3 लेवल्स ऑफ सपोर्ट याद रखने हैं इसके। और सिम्टम्स क्या होंगे प्रोलैप्स में, एक तो डिटेल हिस्ट्री आप लोगे, उस पर आपने ज़रूर एक तो हिस्ट्री लेनी है और पीए ज़रूर करना है। कोई एब्डोमिनल मास, कोई पेल्विक मास, यूट्राइन मास तो नहीं है पेशेंट का, ठीक है, एसाइटिस वगैरह तो नहीं है, रेज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की रीजंस आपने देख लेनी है। अच्छा, इसके अलावा पेल्विक एग्जामिनेशन करते हो, हिस्ट्री पे जो सिम्टम्स बताएगी पेशेंट, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में लंप होगा, लोकल डिस्कम्फर्ट, बैक एक, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन के साथ अगर अल्सर बना हुआ है, ठीक है। और अल्सर जो है इस प्रोलैप्स के केस में डिक्यूबिटस अल्सर होता है जो कि इस्कीमिया की वजह से बनता है। जब एक ऑर्गन प्रोलैप्स हुआ होता है तो उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उस जगह पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वहाँ पे जो है स्किन जो है ना उसकी इरोजन हो जाती है और अल्सर डेवलप कर लेती है पेशेंट। और इसके लिए हम उसको रिड्यूस करते हैं प्रोलैप्स को, और हम उसको पेस्ट्री भी रख सकते हैं या हम उसमें जो है ना पैकिंग करते हैं ताकि वो अपनी जगह पे दोबारा जाए और वहाँ पे ब्लड सप्लाई नॉर्मलाइज हो और पेशेंट जो अल्सर है वो हील कर जाए। तो अल्सर अगर पेशेंट में है तो उसमें इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है, डिस्चार्ज की कंप्लेंट के साथ भी आएगी, या साथ में उसको ब्लीडिंग भी हो सकती है, या पोस्ट कोटल ब्लीड के साथ भी ये पेशेंट आ सकती है जिनमें अल्सर्स होता है। इसके अलावा डिस्पेरोनिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकती हैं। एक्सट्रीमली सवेयर जो है ना सिस्टोइथ्रोसील अगर डेवलप हुई भी है, यूटेरोवेजाइनल और वॉल्ट प्रोलैप्स है तो रीनल फेलियर के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकती हैं, जिसमें यूटेरिक किंकिंग हो जाएगी क्योंकि सारा ड्रैग आउट कर रहा होता है नीचे। स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं, सिस्टोइथ्रोसील अगर डेवलप हुई हुई है, यूथ्रा और ब्लैडर दोनों का डिसेंट है अलोंग विद यूट्रस, तो उसमें जो है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी होगी, वॉइडिंग डिफिकल्टी हो सकती है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस होंगे, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगी। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्यों होगी सिस्टोइथ्रोसील में? क्योंकि ब्लैडर नेक डिस्प्लेस हो जाती है अपनी जगह से। तो जो ब्लैडर का और यूथ्रा का जो प्रेशर है आपस में वैसे तो सस्टेन्ड राइज ऑफ प्रेशर होता है, लेकिन ब्लैडर नेक क्यों डिस्प्लेस हो गया है तो ब्लैडर नेक यानी यूथ्रा के अंदर प्रेशर लो होगा, ब्लैडर में ज़्यादा होता है फीलिंग के दौरान, तो फिर सारा यूरिन लीक आउट करके नीचे यूथ्रा के थ्रू लीक आउट कर जाता है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पेशेंट डेवलप कर लेते हैं, जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज करेगा पेशेंट को लीकेज होगी। यूटीआई क्यों होते हैं? क्योंकि ब्लैडर नेक अगेन डिस्प्लेस हुई है और जो ब्लैडर ड्राई होना है वो यूथ्रा से नीचे डिसेंड कर जाती है, तो उसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं करता ब्लैडर, तो उसमें स्टेजेस होती है यूरिन की और यूटीआई डेवलप होते हैं, ठीक है। साथ ही वॉइडिंग डिफिकल्टीज़ इन पेशेंट्स में डेवलप हो जाती हैं और बार बार इनकम्प्लीट एम्पटाएंगे तो उसकी वजह से जो है ना फ्रीक्वेंसी होगी इन पेशेंट्स में, अर्जेंसी भी डेवलप करते हैं यूटीआई की वजह से। तो सिस्टोइथ्रोसील में ये सिम्टम्स होंगे स्पेसिफिकली। रेक्टोसील अगर पेशेंट में है तो उसमें इनकम्प्लीट बॉवल एम्पटाइंग की फीलिंग होगी और डिजिटेशन होगी, ठीक है। स्प्लिंटिंग होगी, स्प्लिंटिंग होती है प्रेशर अप्लाई करके स्टूल पास करेगी वो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, या डिजिटेशन, ठीक है, फिंगर्स के थ्रू जो है ना वो कंटेंट को एम्प्टी करेगी, या पैसिव एनल इनकॉन्टिनेंस भी इन पेशेंट्स में हो सकती है। तो ये सिम्टम्स होंगे स्पेसिफिक टू रेक्टोसील जो है उसमें इनकम्प्लीट बॉवल एम्पटाइंग, डिजिटेशन, स्प्लिंटिंग, पैसिव एनल इनकॉन्टिनेंस। तो आपने हिस्ट्री में ये सब पूछ लेना है। स्पेसिफिक्स ऑफ सिस्टोइथ्रोसील, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, वॉइडिंग डिफिकल्टी, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ओवरऑल लंप के साथ पेशेंट आएगी, लोकल डिस्कम्फर्ट होगा, बैक की कंप्लेंटकारी होगी, या सम टाइम ब्लीडिंग और डिस्चार्ज भी साथ में उसके होगा, ठीक है। वेजाइनल एग्जामिनेशन जब आप करते हो तो उसमें आपने जो है ना एक तो एग्जामिनेशन डोर्सल पोजीशन में पेशेंट को एग्जामिन करोगे तो इंट्रोइटस देखते हो, उस पर साथ ही अगर आपको विजिबल है ना प्रोलैप्स, उस पर आपने अल्सर वगैरह देख लेना है उसी टाइम पे, डिस्चार्ज तो नहीं है, और साथ ही अपने पैप स्मेयर ले लेना है, और वेजाइनल एट्रोफी में भी उस टाइम आपने इंस्पेक्शन पे कमेंट कर लेना है।
वजाइनल पेल्विक एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड इन पेल्विक में, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हमने वजाइनल एग्जामिनेशन कैसे करना है और कैसे प्रोसीड करना है प्रोलैप्स में एग्जामिनेशन को। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में ये सारे सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, प्रोलैप्स रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स पूछने हैं और उसके बाद आपने एग्जामिनेशन करना होता है उसका। डीडीज़ क्या होती हैं? डीडीज़ में अगेन अगर एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स है तो उसमें डीडी में जो डर्मोइड वजाइनल सिस्ट हो सकती है, लेकिन सिस्ट का ये रिड्यूस नहीं होगी, ये टेंस होती है। और इसके अलावा एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स में यूथरल डायवर्टिकुलम हो सकता है, उसमें ड्रिबलिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगी। और जो यूटेरो वजाइनल प्रोलैप्स की डीडी में उसमें कोई लार्ज यूट्राइन पॉलिप हो सकता है, ठीक है, और क्रोनिक यूट्राइन इन्वर्जन हो सकती है, ठीक हो गया, या कोई पेडेंक्लेटेड फाइब्रोइड हो सकता है, उसमें पोस्ट कोटल ब्लीड या इरेगुलर स्पॉटिंग की कंप्लेंट करेगी पेशेंट। ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट की विशेज़ मस्ट हैं, इसमें फिटनेस इंपॉर्टेंट है उसकी, कोइटल फंक्शन अपना वो रिटेन करना चाहती है या नहीं, मेंटेन रखना चाहती है या नहीं, और साथ में जो है उसकी फर्टिलिटी विशेज़ क्या हैं, ठीक है। पेशेंट किस ट्रीटमेंट में कंफर्टेबल है, उसने आगे बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने, उसका जो है कोइटल फंक्शन उसने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, या उसका जो है फिटनेस कैसी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और साथ में प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को आपने पहले रूल आउट करना है और उनको आपने काम करना है। लाइक ओबेसिटी है तो वेट रिडक्शन, कफ कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो उसको रिलीव करना है आपने, और अल्सर अगर बना हुआ है तो उसको आपने ट्रीट करना है फर्स्ट, ठीक है। यूटीआई है तो उनको आपने ट्रीट करना है। तो ये चीज़ें प्रिवेंशन में सेकंड स्टेज ऑफ डिलीवरी को कम कर दें, ट्रोमेटिक डिलीवरी को अवॉइड करना है, ठीक है। और एपिजियोटमी बेहतर है कि दे दें, उससे ये है कि जो डिस्टॉर्टेड एनाटमी बाद में डेवलप होती है उससे बचा जा सकता है अगर आप पहले ही एपिजियोटमी दे देते हो। मेडिकल मैनेजमेंट में जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं 16 वीक्स तक आप वो करते हो, और इसके साथ ही आप पेस्ट्री पेशेंट को आप दे सकते हो कंजर्वेटिव अप्रोच में, जिसमें सिलिकॉन रबर पेस्ट्री होती हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पेस्ट्री की इंडिकेशंस क्या होती हैं, पेशेंट की अपनी विश होती है समटाइम्स थेरेपेटिक टेस्ट के तौर पे कि इससे इसको रिलीव होगा सिम्टम्स का या नहीं, और चाइल्ड बेयरिंग अगर कंप्लीट नहीं है उसकी ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी इन परप्यूरियम, ठीक है, मेडिकली अनफिट है या वेट कर रही है सर्जरी के लिए, तो इन सब कंडीशंस में आप पेस्ट्री यूज़ कर सकते हो। ट्रीटमेंट जो है उसमें सिस्टोयूथ्रोसील का जो ट्रीटमेंट है वो एंटीरियर रिपेयर होता है, हमें पता है, कॉल्पोरफी वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर अगर रेक्टोसील है तो उसमें पोस्टीरियर रिपेयर, पोस्टीरियर कॉल्पोरफी या कॉल्पोपेरिनियोरफी आप करते हो, और एंटीरोसील अगर जो है उसके लिए थोड़ा सा मेथड उसका सिमिलर है लेकिन सिर्फ उसका एक्सटेंशन होती है एनसीएन की, वो आप देते हो और एंटीरोसील रिपेयर करोगे। तो एंटीरियर रिपेयर है, पोस्टीरियर रिपेयर है इसका, और इसके अलावा वजाइनल हिस्टेरेक्टमी जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। यंग पेशेंट्स में डिफरेंट है और ओल्डर पेशेंट्स में मैनेजमेंट जो है फ़र्क है, इसलिए पेशेंट टू पेशेंट मैनेजमेंट जो है वो वेरी करेगी। वॉल्ड प्रोलैप्स है तो उसकी मैनेजमेंट फ़र्क है, उसमें सेक्रोकोल्पोपेक्सी आ जाता है या सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन है, ठीक है। सेक्रोकोल्पोपेक्सी जिसमें जो है वजाइनल वॉल्ट को सेक्रम के साथ अटैच किया जाता है यूजिंग अ मैश, ठीक है, और पाउच ऑफ डॉगलेस को क्लोज कर दिया जाता है सेक्रोकोल्पोपेक्सी में। और जो होता है ये एब्डोमिनली परफॉर्म करते हैं, और जो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन इसको आप वजाइनल रूट के थ्रू आप कर सकते हो, जिसमें वॉल्ट को आप सुचर कर देते हो वन साइड पे विद सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो ये वॉल्ट प्रोलैप्स की ट्रीटमेंट होगी। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री पॉइंट्स क्या होते हैं और इन प्रोसीजर्स का डिटेल की कैसे परफॉर्म करते हैं। यूवी प्रोलैप्स की पेशेंट आएगी कंप्लेंट के साथ लंप कमिंग आउट ऑफ वजाइना फॉर 10 ईयर्स या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा 5 ईयर्स, या लास्ट चाइल्ड बर्थ से उसको हो सकता है, और साथ में प्रेशर पेरिनियम हो सकता है उसको, या बैक के साथ वेक कंप्लेंट के साथ भी आ सकती है, या डिस्चार्ज के साथ, ठीक है। तो हिस्ट्री से आप रूल आउट करोगे। एक तो आपने उसका ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है इसमें, और ड्यूरेशन ऑफ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी, ठीक है, और साथ ही में ताकि उसका जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो कैसे कर रही है आपको आइडिया हो सके कि इसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए, इसको कोई आर्जी तौर पे ट्रीटमेंट आप दोगे तो उससे गुजारा हो जाएगा उसका। तो एक तो ड्यूरेशन कितने अरसे से सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनकी सवेरिटी, फिर अपने प्रोलैप्स रिलेटेड ये पूछना है कि वो हर वक्त क्या बाहर ही रहता है, ऑल टाइम स्टेज आउट, या ओनली कम्स ऑन स्टैंडिंग, कफिंग और हैवी वेट लिफ्टिंग, और इसके अलावा खुद ही अंदर चला जाता है या फिर मैनुअली उसको रिड्यूस किया जाता है, ये रिड्यूसिबल है या नहीं। तो ये आपने 3-4 बातें पूछ ली।
और उसके बाद आपने यूवी प्रोलैप्स जब भी आपके पास पेशेंट आती है तो आपने उससे रिलेटेड यूरिनरी सिम्टम्स और बॉवल कंप्लेंट्स दोनों पूछने, क्योंकि इसमें सिस्टोसील एंटीरियर कंपार्टमेंट में हो सकती है, पोस्टीरियर में रेक्टोसील, तो आपने उनसे रिलेटेड सिम्टम्स मस्ट पूछने। और ख़ुद प्रोलैप्स पे अल्सर वगैरह हो सकते हैं तो अल्सर से रिलेटेड आपने पूछ लेने। तो ये 3 चीज़ें माइंड में रखनी। एंटीरियरली सिस्टोसील है तो उससे आप पूछ लोगे फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिस्यूरिया, बर्निंग, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटिंग, ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, और इसके अलावा डज शी नीड टू रिड्यूस इट मैनुअली बिफोर यूरिनेशन, ठीक है, तो वो भी आपने पूछ लेना। अगर ब्लैडर ट्राइगोन डिसेंड की हुई है तो उसको ओबियसली यूरिन करते हुए प्रॉब्लम होगी और रियूज़ करके यूरिन करती होगी। अच्छा, एसोसिएटेड बोवल सिम्टम्स में वही अगेन एनल इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, सॉइलिंग तो नहीं होती है उसकी बेड पे, और साथ में जो है डिजिटेशन, प्लिंटिंग और डिजिट्स, और इसके अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, हार्ड स्टूल्स तो नहीं है उसको। और जब आप प्रोलैप्स रिलेटेड पूछोगे तो उसमें हमें पता है या तो उस पर प्रोलैप्स के ऊपर अल्सर बना हुआ होगा जो ब्लीड करता होगा, ठीक है, या डिस्चार्ज के साथ पेशेंट आती है, इन्फेक्शन डेवलप किया हुआ होगा उसने। तो इन्फेक्शन से रिलेटेड है कि टाइप ऑफ डिस्चार्ज वाइट कलर का है तो कैंडिडियासिस है, येलोइश है, फाउल स्मेलिंग है तो ट्रैकोमोनास का हो सकता है, ग्रीनिश अगर ग्रेइश है, ग्रेइश वाइट है तो वो और फिशी ऑर्डर है, उसका जो है कोई स्मेल वगैरह नहीं है तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस का डिस्चार्ज है, ठीक है। और अगर जो है क्लियर है, नॉन फाउल स्मेलिंग है तो वो कंजेशन की वजह से भी होता है, ठीक है। तो आपने देखना है कि वो किस टाइप का डिस्चार्ज है, उसकी डिटेल पूछ लेनी है उससे, उसके साथ एसोसिएटेड एब्डोमिनल पेन उसको हो या कोई ट्रीटमेंट लिया हो उसकी डिटेल सारी आपने पूछ लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है उससे आपने अगर ब्लीडिंग है साथ में तो आपने पूछा पोस्ट कोटल ब्लीड है या नहीं। फिर उसके ये सर्विक्स के रिस्पेक्टस में स्मोकिंग आता है, एज एट फर्स्ट कोइटस हो गया, ठीक है, और तो ये पूछ लिया। और साथ ही आपने सी एंडोमेट्रियम अगर उसकी एज ऐसी है और रिस्क फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, टेमोक्सिफेन थेरेपी, अनापोज, एस्ट्रोजन थेरेपी, HRT और नली पेरिटियरली मिनार्क, तो ये सब चीज़ें जो है ना रिस्क फैक्टर्स सी एंडोमेट्रियम की वो आप पूछ लोगे अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की कंप्लेंट कर रही है साथ में। अच्छा, इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स क्रोनिक कफ, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल मैस, कोई फाइब्रोइड वगैरह, HMB की कंप्लेंट और कोई एस्थमेटिक पेशेंट तो नहीं है, ठीक है। तो आपने ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पूछ लिए। हैवी वेट लिफ्टिंग, कितना वज़न उठाती है, कितना चलती है, और उसका हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ किस तरह की है, ठीक है। और इसके साथ ही आपने उससे ये पूछना है कि DDs को रूल आउट कर लेना है आपने साथ ही, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट किया, साथ ही आपने अब DDs को रूल आउट करना है। अगर तो वो कोई जो है ना प्रोलैप्स की जो कोई पॉलिप है, ठीक है, कोई CA ब्रेस्ट की हिस्ट्री हो, कोई टेमोक्सिफेन तो नहीं यूज़ कर रही, ठीक है। और उसी के साथ अगर क्रोनिक यूट्राइन इन्वर्जन है तो आपने लास्ट प्रेगनेंसी का पूछना है, प्रीवियस बेबीज़ नॉर्मल हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी थी, सिजेरियन थी, प्रोलॉन्ग लेबर तो नहीं था, मैक्रोसोमिक बेबी तो नहीं था, कोई पेरिनियल ट्रॉमा, फोर्सेप डिलीवरी, कोई वैक्यूम डिलीवरी, ठीक है। तो वो आपने पूछ लेना है उससे। पेल्विक फ्लोर वीकनेस, लास्ट प्रेगनेंसी से है तो हो सकता है क्रोनिक यूट्राइन इन्वर्जन हुई हो, उसको डिफ़िकल्ट डिलीवरी हुई हो, तो आपने वो DD में रूल आउट कर लेना है। और इसके अलावा कोई पेडेंक्लेटेड फाइब्रोइड्स है तो उसमें इरेगुलर स्पॉटिंग होगी उसको, और अगेन पोस्ट कोटल ब्लीड होगी, तो आपने DDs में रूल आउट करना है। और कंसल्टेशन कोई प्रीवियस डॉक्टर से उसने कराई है या नहीं, ठीक है। उसमें ये होगा कि प्रीवियस कंसल्टेशन अगर उसकी हुई है, फॉर एग्जांपल उसको 3 साल से है, तो हो सकता है शुरू में उसने कहीं ना कहीं उसने पेस्ट्री रखवाई हो या किसी ने उसको एक्सरसाइजेस एडवाइस की हो, तो उसका रिस्पॉन्स कितने अरसे के लिए उन्होंने एक्सरसाइजेस की, उसको रिस्पॉन्स ठीक आया पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज का, उसको पता भी है या नहीं पता, ठीक है, उसने कभी किया या विलिंग है उसके लिए या नहीं, पेस्ट्री उसने रखवाई तो कितने अरसे के लिए रखवाई, निकाल क्यों दी, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई इरोजन हुई, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई, और उसको क्या पता था पेस्ट्री को खुद ब खुद उसकी निकल गई, साइज़ अप्रोप्रिएट नहीं था, ठीक है। हो सकता है साइज़ अप्रोप्रिएट ना हो, अगर अप्रोप्रिएट साइज़ रखो तो हो सकता है उसके सिम्टम्स रिलीव कर जाएं, तो आपने वो डिटेल पूछनी है। और फॉलोअप कब कराया था पेस्ट्री रखवा के, ठीक है, उससे सिम्टम्स इम्प्रूव हुए या डिटेरिएट किए, ये सब पूछ लिया। कोई डिस्चार्ज तो नहीं हुआ उसके थ्रू। तो प्रीवियस कंसल्टेशन पे आपने ये पूछ लिया कोई सर्जरी तो नहीं एडवाइस की थी डॉक्टर ने, तो वो भी आपने पूछ लेना है। कोई टेस्ट एडवाइस की हो, सर्जरी एडवाइस की हो। अब इस हॉस्पिटल में आके उसकी क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, यूरिन आ रही, CS, ब्लड टेस्ट, ठीक है, क्या प्लान है इनका, पेस्ट्री का प्लान है या सर्जरी का प्लान है, पेशेंट की अपनी विशेज़ क्या हैं, तो ये आपने पूछ लेना है। अच्छा, कोइटल फ्रीक्वेंसी हमने देखा था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन पेशेंट्स में। कोइटल फ्रीक्वेंसी की उसकी फ्यूचर कोइटल डिज़ायर्स क्या है, पेशेंट की अपनी विशेज़, कोइटल फ्रीक्वेंसी और फर्टिलिटी डिज़ायर्स, ये आपने उससे पूछ लेना है कि मज़ीद अपने बच्चे करने हैं या अभी बच्चे बंद कराने हैं। और कोइटल फ्रीक्वेंसी
पर वीक कितनी है, ठीक है, फ्यूचर कोइटल डिज़ायर्स क्या हैं, डिस्पेरोनिया तो नहीं है उसके साथ, ये पूछ लेना है। गायनी हिस्ट्री में आपने अगेन एज ऑफ मिनार्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नहीं है, वो फाइब्रॉइड को रूल आउट कर लेगी। और कोई पैप स्मीयर आपने उससे पूछना पहले लिया हुआ है, अगर लिया हुआ है तो फिर आपको अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो HVS वगैरह तो नहीं इसका हुआ पहले, ठीक है। ये सब पूछ लिया। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड, पोस्ट कोइटल ब्लीड और डिस्पेरोनिया, डिस्मेनोरिया, ये सब चीज़ें आपने गायनी हिस्ट्री में पूछ ली। फिर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है तो डिटेल में आपने पूछ लिया कि किसी बच्चे की दफ़ा को इसको पेल्विक फ्लोर मसल, क्योंकि आपने डायग्नोस करना है उसको, प्रॉब्लम को, उसका रीज़न को रूल आउट करना है। अच्छा, और प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है, पैरिटी कितनी है, लास्ट बेबी बॉर्न, और उससे रिलेटेड क्रोनिक यूट्राइन इन्वर्जन हो सकती है। डिफ़िकल्ट प्रोलॉन्ग लेबर है, ग्रेटर दैन 12 आवर्स इन प्राइमरी या 8 आवर्स से ज़्यादा इन मल्टी। मैक्रोसोमिया, शोल्डर डिस्टोशिया, इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी, कोई पेरिनियल टीयर्स, ठीक है, दाई से हुआ था या हॉस्पिटल में हुआ था, ये डिटेल्स पूछनी है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में, मेडिकल हिस्ट्री में जो है ना, कोमोर्बिड, कोई क्रोनिक लिवर डिजीज़, कोई मैस, कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं चाह रही, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये कोमोर्बिड को रूल आउट करना है, क्योंकि आपने मैनेजमेंट में आपने उसको भी साथ लेके चलना है, उस कंडीशन को भी, उसके लिए कोई मेडिकेशन यूज़ कर रही है। हाँ, सबसे बेहतर ये होता है कि आप स्टार्ट में ही पूछ लो कि आपको कोई क्रोनिक इलनेस है जिसके लिए आप मेडिकेशन ले रहे हैं, ताकि आप पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में उससे रिलेटेड डिटेल पूछ लो, भूलो ना उसको। सर्जिकल हिस्ट्री में एनी सर्जरी फॉर द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, उसके लिए किसी भी वजह से और प्रॉब्लम से सर्जरी हुई हो, क्योंकि इस दफ़ा अगर आपने सर्जरी की तो एडियन ज़्यादा होंगी, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री उससे पूछ लेनी है। सोशो इकनॉमिक, ठीक है, मतलब हस्बैंड कितना कमाता है, एजुकेटेड है वो, बायोडाटा में आपने पूछ लिया, कितने घर में किस तरह से रहते, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, सफाई का क्या सिस्टम है, सारे डिटेल जो आप पर्सनल हिस्ट्री में लेते हो। ड्रग हिस्ट्री में आपने फ्लॉक्सासिन थेरेपी से रिलेटेड स्पेसिफिकली पूछ लिया, इसके अलावा किसी और तरह की कोई ड्रग्स ले रही है, ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री होगी, एलर्जी की हिस्ट्री होगी, ये अपने सारी आपने पूछ लेनी है उसमें। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में यूवी प्रोलैप्स रिलेटेड कुछ उसमें नहीं होता। BMI, ठीक है, रिस्क फैक्टर है, रेज BMI है तो वो वेट रिडक्शन क्या कहते हो, रिस्क फैक्टर है फॉर यूवी प्रोलैप्स। BMI इंपॉर्टेंट है, वेट, हाइट, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, पास टेम्परेचर, ये कॉमोर्बिडिटीज़ को रूल आउट करने के लिए, वाइटल्स के लिए। हाइपरटेंसिव चार्ट में हो सकती है उसको, थायराइड, कोई कॉमोर्बिडिटी हो सकती है थायराइड की, पैलर, जॉन्डिस, एक्सेसिबल लिम्फ नोड्स, ये सब आप रूटीन में देखोगे। उसके बाद सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में रूटीन में ब्रेस्ट, चेस्ट, हार्ट, ये रूटीन में, ठीक है। PA पे आपने, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स अगेन आ जाते हैं, कोई पेल्विक मैस है, यूट्राइन मैस है, तो आपने PA पे उसका विस्ट्रोमेगैली के लिए चेक कर लेना है, ठीक है, एब्डोमिनल मैस के लिए देखना है। और नॉर्मली अगर नॉर्मल है सब कुछ, तो स्केफर्ड एब्डोमेन विद सेंट्रली लोकेटेड अम्बिलिकस विद नो स्कार मार्क और प्रोमिनेंट वेन्स। और पैल्पेशन जब आपने करनी है तो फिर सुपरफिशियल डीप दोनों करनी है, और विस्ट्रोमेगैली के लिए देखना है। और फ्लैंक टेंडरनेस, इन केस अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस पेशेंट में डेवलप की हुई हो, यूरिटरी किंकिंग की वजह से, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोलैप्स में हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो वो आपने देख लेनी है। प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ यूवी प्रोलैप्स आपने कैसे करना है, ठीक है, आपने उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, सिस्टेमिक कर लिया, अब आप उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। PA कर लिया आपने, अब PV पे आ जाओ। अच्छा, स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोलैप्स क्या होते हैं। आपने पेशेंट को पहले तो उससे ग्रीट करना है, पूरा काउंसिल करना है, किस तरह से मैंने मुआयना करना है, ताकि वो कॉन्फिडेंस आप पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप हो जाए। उसके बाद आपने उसको जो है पूछना है कि वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है, या फिर चलती फिरती हैं, या स्कैट करती हैं, या किस तरह से स्ट्रेनिंग के थ्रू, तो फिर आपने उसको स्ट्रेन कराना है, ठीक है। उससे नहीं आता, स्क्वेटिंग पोजीशन में आप उसको बिठा लो, ठीक है। एग्ज़ाम के सिनेरियो में ये होता है कि बाज़ वक़्त टाइम की कमी होती है, तो फिर आपने एग्जामिनर को बता देनी है ये चीज़ कि इस तरह से जो है प्रोलैप्स जो है वो, फिर उसको फिर आप ये कि अगर वो बाहर नहीं आ रहा तो अपने कसको उसके थ्रू करना है। हो सकता है वो फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स हो, जो कि आएगा ही नहीं बाहर, ठीक है। और या फिर एग्जामिनर जैसे कहता है, अगर वो मूव कर सकती है पेशेंट, तो आप मूव करा के उसका वो कर लेते हो। लिथोर्मिन पोजीशन में आप उसको करोगे, गुड लाइट सोर्स होनी चाहिए, और उसके बाद उसका प्रॉपर शीट से आप उसको कवर करोगे, ठीक है। और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने उसके बटक्स को एज ऑफ द टेबल पे लेके आना है, ठीक है। और ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, जो कि सब पेशेंट्स का मोस्टली एग्जामिनेशन हॉल में एम्प्टी ही होता है, ठीक है। वो हो गया। अब आपने अपनी ट्रे तैयार करनी है। ट्रे में क्या आपने रखना है कि आपने माइंड में पहले ही बना लेना है, ठीक है, कि आपने जो है आपको एक तो HVS और HVS स्टिक और पैप्स में, ये तो मस्ट है। उसके लिए आपने क्या करना है, अभी आपने जो है ना ग्लव्स नहीं पहने हैं, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने सिम स्पेकुलम, ठीक है, एक सिम स्पेकुलम और एक कस्को स्पेकुलम और स्पंज होल्डिंग फोर्सेप आपने किडनी ट्रे में निकाल के रख लिया। और साथ ही आपने लिग्नोकेन जेल जो है वो एक साइड पे, जो सिम स्पेकुलम की और कस्को स्पेकुलम के साइड पे आपने उस पर लगा दी, लुब्रिकेट कर देना है उसको। अच्छा,
और इसके अलावा एच स्टिक खोल के रखनी है आपने, ठीक है। किडनी ट्रे में नहीं रखो, बेशक साइड पे रख लो। आपने ग्लव्स खोले, ग्लव्स का जो एक पार्ट होता है कागज़ का, उसके ऊपर आपने ये करना है कि आपने 2 ग्लास स्लाइड्स रखनी है। अच्छा, पैप्स में आयरिस स्पैचुला रखना है और साथ ही एच स्टिक ओपन करके रख लेनी है ताकि आपको ग्लव्ड हैंड के साथ वो स्टिक निकालने में आसानी हो, ठीक है। ये मस्ट करना है आपने। और इसके अलावा आपने एक बाउल में जो है ना पायोडीन डाल के आप उसमें स्वैब्स भी रख सकते हो फॉर क्लीनिंग वल्वा। वैसे ये प्रैक्टिस में हम नहीं कर रहे होते, लेकिन आप कर भी सकते हो, लेकिन जहाँ से आपने एच लेना है उसके ऊपर आपने बिल्कुल भी पायोडीन नहीं लगानी है। अच्छा, ये चीज़ें पे और साथ में आपने स्प्रे बॉटल। तो कितनी चीज़ें हो गई, एक तो सिम स्पेकुलम, कस्कोपस स्कैपुलम, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप इन द किडनी ट्रे एंड lubricating them with the lidocaine gel, and secondly opening up the gloves, and on paper of the gloves you put 2 slides of glass slides for pap smear, iris spatula and HV stick with opening of the lid and स्प्रे बॉटल, ठीक है। ये आपका सारा सामान हो गया। अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि आपने सैनिटाइज़ करने, अगर सैनिटाइज़र है तो हैंड सैनिटाइज़ कर लें, ग्लव्स प्रॉपर मेथड से, सर्जिकल मेथड से आप वो वेयर करें। और आपने ये करना है कि स्टार्ट में मैं बताना भूल गई कि आपने शलवार उसकी रिमूव करा लेनी है पहले, और शीट उसको कवर कर लेनी है। अब गुड लाइट सोर्स में आपने करना है कि आपने इंस्पेक्ट करना है सबसे पहले। इंस्पेक्शन में लेबिया मेजोरा माइनोरा और कोर्स हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल है, ठीक है। कोई आपको जो है वो जो है ना एबनॉर्मलिटी, कोई अल्सर वगैरह, वल्वल अल्सर, कोई लीजन वगैरह नज़र नहीं आ रही, नॉर्मल है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि उसको एक फिंगर से पार्ट करना है जस्ट फॉर डेमो पर्पस। अदरवाइज़ आप बता दो कि हर ब्लैडर इज़ एम्प्टी, सो आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म चेक फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अदरवाइज़ इफ़ यू आर विलिंग तो आप परफॉर्म कर दो। उसमें फिंगर से आपने पार्ट करना है लेबिया मेजोरा को, और पेशेंट को करना है आस्क टू कफ, एंड कफ करती है तो आपने देखना नो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज़ डेमॉन्स्ट्रेबल। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये करना होता है कि आपने जब वो कफ करेगी या उसको स्ट्रेन कराना है तो वो जो है प्रोलैप्स विजिबल होगा आपको, ठीक है। या नहीं भी कराते तो हो सकता है वैसे ही विजिबल हो। तो आपने अभी क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है उसको, ठीक है। अब आपने कोई फ़ौरन से कसकोज नहीं उठाना, अगर विजिबल है तो नो नीड फॉर कसकोज, ठीक है। या इवन स्ट्रेनिंग पे बाहर आ गया तो नो नीड फॉर कसकोज, ये तो निकल गया बीच में से। हाँ, अगर वो स्ट्रेन करती है आपको नहीं फिर भी वो नज़र आता प्रोलैप्स, फिर आपने कसकोज को डालना है, ठीक है। अभी जो है क्योंकि वो विजिबल हो आपके सामने है तो आपने उसको देखना है कि उसको कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ। अगर अल्सर है तो उसका आप नोटिस कर लो, साइज़, साइट, ठीक है। एजेस उसके इवर्टेड हैं या इनवर्टेड है, इनवर्टेड है तो हीलिंग है, मेलिग्नेंट नहीं है, इवर्टेड है तो कोई मेलिग्नेंट अल्सर हो सकता है। इसके अलावा उसकी बेस वो ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ पे प्रेजेंट है यानी हीलिंग है, या नॉन एपिथेलाइज्ड है या एपिथेलाइज्ड है, ठीक है। एपिथेलाइज्ड है हीलिंग अल्सर है। अच्छा, इसके अलावा जो है अब उसके ऊपर कोई ब्लड वगैरह तो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। ब्लीड टू टच, वैसे तो वो आप पीवी के ऊपर देख लोगे ब्लीड टू टच है यानी ग्लव्स के ऊपर आपके ब्लड आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्पेक्शन पे आपने साइज़, साइट, एजेस, बेस, ठीक है, वो आपने सारी देख लिया। और कोई डिस्चार्ज तो नहीं है उसके ऊपर या ब्लीडिंग, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी उस पर, ठीक है। ये अल्सर का हो गया। और इसके अलावा आपने पैप्स में ले लेना है पेशेंट का, और अगर डिस्चार्ज है तो आपने HVS वहीं पे ले लेना है, ठीक है। ये आपके काम पूरे हो गए। अगर आपको इंस्पेक्शन पे कुछ नज़र ही नहीं आया तो फिर आपने ये करना है कि आपने उसको कसकोस डालना है, ठीक है। कसकोस डाल के और देखना अपने पेशेंट के फेस के ऊपर है ताकि उसको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रही। तो उसको ओपन करके फिक्स करके सर्विक्स को, अब आपने उसको कहना है कि उस पर आपने HVS ले लेना है, पैप्समेर लेना है अगेन, ठीक है। और आपने उसको रिमूव कर लेना है, ठीक है। कसकोस डालने का पर्पस बेसिकली HVS और पैप्स में आपने ले लिया और विजुलाइज़ कर लिया, सर्विस को कोई अल्सर वगैरह तो नहीं बना हुआ उस पर। अच्छा, निकाल लिया। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने अब उसका पेल्विक एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है, PV। उस पर ये है, जब आप इंस्पेक्ट कर रहे हो तो आप साथ ही देख लोगे कि उसका 2nd डिग्री है, 1st डिग्री है, क्या है। क्योंकि जब आपको विजिबल होगा इंट्राइटस के ऊपर तो आपने ये वो सिनेरियो है, अगर कसकोस को आप निकाल दो तो आपने जब शुरू में उसका देखा कि कोई अल्सर है, डिस्चार्ज है, आपने HVS ले लिया, सब कुछ पेल्पेशन का, ठीक है। तो आप पेल्पेट जब करोगे तो आपने उस जो है मैस जो विजिबल है आपको उसके अंदर देखना है कि उस पर कोई कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको फील हो रहा है नहीं, फिंगर और थंब को मीट करके हो रहा है तो प्रोसीडेंशिया कंप्लीट बाहर है। अगर नहीं हो रहा, ठीक है, अगर हो रहा है दैट्स मीन कि आधा अभी यूट्रस ऊपर ही है, दैट्स मीन कि कंप्लीट ये। लेकिन ये दोनों कैटेगरीज़ में, दोनों सूरतों में ये, अगर डिग्री में बात करो तो ये 3rd डिग्री ही होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेचन। अच्छा, साथ ही अपने पॉप क्यूज़ का
असेस कर लेना है पॉप क्यू, ठीक है। एग्जामिनेशन में टाइम नहीं है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो उसको आप डिटेल आप बता सकते हो कि आपने पॉप क्यू कैसे मेजर करना होता है, क्या क्या उसकी ग्रिड कैसे बनाते हैं, कैसे मेजरमेंट्स होती हैं, तो उनके थ्रू आपने क्वान्टिफाई कर लेना है। अब नेक्स्ट पेल्विक एग्जामिनेशन है, इसको आपने रिड्यूस करना है प्रोलैप्स को और बायो मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है। यूट्रस की कंसिस्टेंसी, पोजीशन, उसकी जो है वो एंटीवर्टेड है, रेट्रोवर्टेड है, उसका साइज़ क्या है यूट्रस का, ठीक है, मोबाइल है या नहीं या फिक्स्ड है। साथ में फोनेसिस देख लेने हैं फॉर एडनेक्सल मैसेज, और फिर पेशेंट को आपने जो है एलोंगेटेड सर्विक्स के लिए भी रूल आउट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि ये सर्विक्स एलोंगेटेड है, ये प्रोलैप्स यूटेरोवैजिनल प्रोलैप्स नहीं है बल्कि ये सिर्फ एलोंगेटेड सर्विक्स है, तो उसमें जो है ना आपको डीप फोनेसिस फील होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है और नेक्स्ट ये है कि आपने लेफ़्ट लेटरल में पेशेंट को करना है, उसमें आपने उसको लुब्रिकेट किया हुआ सिम्स, आपने वो डाल के एंटीरो पोस्टीरियर जेनरल वॉल्स को देख लेना है, ठीक है। उसमें आपने ये करना है कि पोस्टीरियरली आपने सिम्स इंसर्ट किया, ठीक है, और उसको और स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से आपने उसके एंटीरियर वॉल को पुश अवे किया और ताकि आराम से विजिबल हो, रिट्रैक्ट किया उस स्पेकुलम को, तो आपने वहाँ पे रेक्टोसील या एंटीरोसील के लिए देख लिया। आपको एक बल्ज फील होगा उस समटाइम, जिसमें पल्सेशन भी फील होती है अगर एंटीरोसील है, और अगर वो लोअर साइड पे बल्ज फील हो रहा है तो रेक्टोसील है। इसी तरह आपने इसी स्पेकुलम को इंसर्ट करना है एंटीरियर जेनरल वॉल की तरफ और पोस्टीरियर जेनरल वॉल को रिट्रैक्ट करना है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स या सर्विक्स को इस साइड पे करना है, और आपने एंटीरियरली उसकी देख लेनी है कि सिस्टोसील तो नहीं है। सिस्टोसील के भी ग्रेड ऐसे ही होंगे, अगर वो अबाउ द एंट्रोइटस है तो वो ग्रेड 1 है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ एंट्रोइटस अगर सैग आउट किया हुआ है ब्लैडर तो वो लेवल 2 है, और अगर आउटसाइड जो है एंट्रोइटस जो है वो आपको बल्ज फील हो रहा है तो वो ग्रेड 3 की सिस्टोसील है, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो रेक्टोसील होगी। तो अगर आप पॉप की स्टेजिंग में बता रहे हो तो उसमें ऐसे होता है कि पॉप की स्टेजिंग में जो 0 है विद नो प्रोलैप्स, 1 में ही होता है 1 सेंटीमीटर अबव द हाइमन, अगर वो डिसेंड कर रहा है विद इन द वजाइना तो वो स्टेज 1 है। स्टेज 2 में जो है विद इन 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, अबव और बिलो। स्टेज 3 में 1 सेंटीमीटर बिलो होगा बट विदाउट कंप्लीट वेजाइनल इवर्जन, जबकि स्टेज 4 में कंप्लीट वेजाइनल इवर्जन भी साथ में होगी। तो ये पॉप क्यू में हो गया, और उसकी स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होती हैं जो आप लेते हो, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे, बेस लाइन में सब कराओगे, फुल ब्लड काउंट, साथ ही आप देख लोगे एचबी अगर कम है तो साथ ही आप मांग लोगे उससे इंडिसिस, ठीक है, और साथ ही पेरिफेरल फिल्म, और पेरिफेरल फिल्म के साथ ही आपने जो है वो सीरम फेरेटिन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने उसी टाइम पे एनीमिया का वर्क आपने उसी टाइम पे सारा करा लेना है। और जो है ब्लड ग्रुप, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, यूरिन CS, प्रोलैप्स का पेशेंट है, इसमें कल्चर आपने साथ में मांगना है उसको, यूरिन सिम्टम्स अगर हैं तो। इसके अलावा फास्टिंग, ब्लड शुगर लेवल्स और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटी HCV। स्पेसिफिक टेस्ट में आपने यूरिन प्रोलैप्स में एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड रूल आउट एनी कॉन्कोमिटेंट, साथ में कोई मैस है उसको तो वो पता चल जाएगा, और यूट्रस की ET का आपको उस पर पता चल जाता है अगर स्पॉटिंग की कंप्लेंट कर रही है तो, कोई CN से रिलेटेड, और हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर हुई तो वो भी आपको उस पर विजिबल हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है क्रोनिक प्रोलैप्स में तो रीनल स्कैन आप करते हो और RFTs करा के IVU या यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले लोगे। और अगर जो मिक्स सिम्टम्स है तो फिर यूरोडायनेमिक स्टडी के लिए भी पेशेंट को रेफ़र कर सकते हो। प्री ऑफ वर्कअप में चेस्ट एक्सरे ECG आ जाते हैं। मैनेजमेंट कैसे करोगे, मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव अप्रोच हम डिस्कस कर चुके हैं, पैसरी होती है। इसके अलावा यंग एज में मैनेजमेंट फ़र्क होती है, ओल्ड एज में फ़र्क होती है, और उसमें जो गाइडलाइंस में भी मेंशन्ड है कि आपने इसमें जो वेजाइनल प्रोलैप्स वाले पेशेंट्स हैं इसमें आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन डिटेल में लेनी है, पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ ज़रूर चेक करनी है एग्जामिनेशन पे, जो भी मैं एग्जामिनेशन पे नहीं बताया क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए मैंने बताया भी नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में मस्ट अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ देखनी है। उसमें उसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, यानी कि 0 पे कुछ भी फील नहीं होता, ठीक है। आपने फिंगर इंट्रोड्यूस करनी होती है एनल एरिया में, और आपने उसको जो है वो विजाइना में। मैनेजमेंट में यंग पेशेंट में फ़र्क मैनेजमेंट है, ओल्ड एज में डिफरेंट है।
यंग पेशेंट है अगर, तो उसमें कंजर्वेटिव अप्रोच आप उसको बता सकते हो, जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज आप एडवाइस करोगे, उससे इम्प्रूवमेंट सिम्टम्स में होती है तो उसी को कंटिन्यू करें। इसके अलावा पेस्ट्री एडवाइस कर सकते हो। पेस्ट्री की टाइप्स बतानी है, उसमें 2 तरह की होती है, रिंग पेस्ट्री है और शेल्फ पेस्ट्री होती है, जो कि वॉल्ट के लिए होती है। रिंग पेस्ट्री जो है वो यूवी प्रोलैप्स के लिए होती है, और इसमें यह है कि कोइटल फंक्शन जो है वो अपना मेंटेन कर सकती है रिंग पेस्ट्री में। टाइप्स ऑफ रिंग पेस्ट्री सिलिकॉन है, रबड़ है। सिलिकॉन जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, रबड़ की जो है वो 30-40 रुपीज़ की या 100 रुपीज़ के अंदर आ जाती है। डिफरेंट साइज़ होते हैं इसके, 50 to 120 mm के। स्मॉल जो है वो 50 to 60 mm ये स्मॉल में आएगी। 70-80 mm की जो है 70 mm की मीडियम, और 80-90 और 100 mm की जो है वो लार्ज साइज़ में आएगी। कैसे इसको आप असेस करते हो पेशेंट को पेस्ट्री के लिए? एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड होते हैं, जिसमें आपने डिफरेंट साइज़ की पेस्ट्री उससे मंगवा ली, पहले ही काउंसिल किया होता है पेशेंट को, और आपने उसको इंसर्ट करने के बाद वॉक कराते हो और देखते हो कौन सी पेस्ट्री फिट आती है उसमें। और इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि आप उसका मेजर कर लेते हो जो इंडेक्स फिंगर से, और इसका जो है आप इंसर्ट करते हो दोनों फिंगर्स को वजाइना में, ठीक है। और जो आपका जो मिडल फिंगर है पोस्टीरियर फॉरनेक्स में होगी, और जो इंडेक्स फिंगर है वो जस्ट बिहाइंड द प्यूबिस एपिसिस, और दोनों का डिस्टेंस मेजर कर लेते हो। उस पर जो पेस्ट्री फिट होती है वो आप पेशेंट को इंसर्ट कर लोगे। इंसर्शन की टेक्निक ये है कि उसको लुब्रिकेट करोगे, उसको कंप्रेस करोगे और वजाइना के अंदर लेके जाते हो। एक एंड उसका फॉरनेक्स में होगा और एक एंड बिहाइंड द सिम्प्सिस प्यूबिस होता है, ठीक है। लिक्विड पैराफिन से उसको आप लुब्रिकेट करोगे। क्लीन कैसे करोगे? 6 मंथ्स पे बुला के उसको अपने बायोडीन में 20 मिनट्स के लिए उसको रखना है, और उसके बाद उसको रीइंसर्ट कर देना है। अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस में वेजाइनल अल्सरेशन हो सकती है, डिस्चार्ज डेवलप हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है प्रेशर नेक्रोसिस की वजह से वहाँ पे, तो ये होता है। एडवांटेज ओवर शेल्फ पेस्ट्री ये है कि ये इंसर्ट और रिमूव इजीली हो जाती है। रिंग पेस्ट्री उसको फिंगर से हुक करते हो आप उसका एक कॉर्नर, और उसको बाहर निकाल लेते हो और इंटरफेयर नहीं करती कोइटस के साथ। डिसएडवांटेज ये है कि यूज़फुल है सिर्फ माइनर डिग्री ऑफ यूवी प्रोलैप्स, स्फेयर में इसका यूज़ नहीं होता, और इसको आप वॉल्ट प्रोलैप्स में भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको जो है वो मतलब वहाँ पे कोई लेस्ट्रेशन डेवलप हुई भी है, पेस्ट्री की वजह से भी इवन हो गई है, तो आपने उसमें प्रेमरिन क्रीम एडवाइस करनी होती है 0.6 to 5 मिलीग्राम, जो ओडी में पेशेंट यूज़ करेगा फॉर 1 मंथ। अच्छा, अब अगर सर्जरीज़ की बात करें तो ये तो कंजर्वेटिव अप्रोच होगी। सर्जरीज़ में यंग पेशेंट है और यूट्रस प्रिजर्व करना चाहती है, तो आपने 3-4 ऑप्शंस देनी है। आपने उसमें क्या ऑप्शन देनी है? उसमें से अगर वेजाइनली कर रहे हो तो वेजाइनल सेक्रोस्पाइनस हिस्टेरोपेक्सी होती है विद सुचर्स, ठीक है, और या फिर मास्चेस्टर रिपेयर है। इसके अलावा सेक्रो हिस्टेरोपेक्सी एब्डोमिनली भी है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। ये यूट्रस प्रिजर्विंग टेक्निक्स होती हैं। और जो अगर वो विलिंग नहीं है यूट्रस प्रिजर्व करने के लिए, फिर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, वेजाइनल सेक्रोस्पाइनस हिस्टेरोपेक्सी या सेक्रो हिस्टेरोपेक्सी, ये सब ऑप्शन आप उसको दे सकते हो, ठीक है। और अगर वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ आई है तो उसमें वेजाइनल सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन के ऑप्शन दोगे, या सेक्रोकॉल्पोपेक्सी के ऑप्शन दे दोगे पेशेंट को। और यह एक कॉल्पोक्लीसिस होता है जिसमें एंटी एपिशर्मल वॉल को क्लोज़ कर दिया जाता है बाय स्टिचिंग। इनमें कोइटल अगर फ्रीक्वेंसी कोइटल डिज़ाइन नहीं है तो आप उनमें, ओल्ड एज पेशेंट्स एंड फिट फॉर सर्जरी है तो आप उनमें ये परफॉर्म कर सकते हो। अब डिफरेंट प्रोसीजर्स है, करते कैसे? अगर एंटीरियर कॉल्पोग्राफी है, उसका क्या प्रोसीजर है, पोस्टीरियर का क्या है, और एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कैसे परफॉर्म करते हैं, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। एंटीरियर कॉल्पोग्राफी है जो सिस्टोसील रिपेयर के लिए आप करते हो। उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर लिप्स ऑफ सर्विक्स को होल्ड करोगे वॉल्सलम के साथ, और ब्लैडर में फोलिस डाल के आप एक्सटेंट ऑफ ब्लैडर देख लेते हो, लोअर बॉर्डर ऑफ की लोकेशन देख लोगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर जो है ना सब यूरेथ्रल इंसिजन दोगे।
जो भी रीसेंट है। पहले अराउंड द सर्विक्स दिया जाता था, अब यूथरा के नीचे दोगे और उसको अपने साइड्स ट्रायंगुलर फैशन में आपने सर्विक्स के अराउंड लेके जाना है और पोस्टीरियरली लेके जाना है। और नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने जो है वो जो आर्टरी फोर्स है उससे आपने जो सबसे पहले तो आपने लाइडोकैन जेल से उसको आपने वो कर लेना है, बलून अप कर लेना है ताकि वो इजीली विजिबल हो जाए। और उसके बाद आपने ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है जिसमें आपने इंसिजन देना है और फिर ओवरलाइंग जो वेजाइनल मिकोजा है उसको आपने आर्टरी फोर्सेप्स से होल्ड करना है, ठीक है, बिलो द यूथरा, और फिर उसको सेपरेट करना है अंडरलाइंग मिकोजा से बाय ब्लंट एंड शार्प डाइसेक्शन एंड विद थंब ओवर दी कॉज आपने पुश करता जाना उसको। अच्छा, जब सेपरेट हो जाएगी सिस्टोसील तो आप अपने ब्लैडर को रिड्यूस करना है इनसाइड और पर्स स्ट्रिंग सुचर से उसको क्लोज़ कर देना है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। रिडेंडेंट स्किन एजेस को आपने कट करना है, ट्रिम करना है और एजेस को अप्रोक्सीमेट करना है विद वाइक्रावान सुचर। समटाइम्स अब इस जो है सिस्टोसिल के ऊपर आप एक स्टिच लेते हो जिसको केली स्टिच बोलते हैं। इस केस में अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स वो बता रही थी हिस्ट्री पे, तो आप वो स्टिच ले लेते हो उसमें से, जिससे ब्लड और नेक को वो होल्ड करेगा, ठीक है, और ब्लड नेक एलिवेट कर देगी। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस सिम्टम्स पे कंट्रोल किया जा सकता है इस तरह से। पोस्टीरियर कॉर्पोरेफी का प्रोसीजर भी कुछ ऐसा ही है। रेक्टोसील की रिपेयर के लिए आप ये प्रोसीजर करते हो। इसमें आपने 2 एलिस फोर्सेप्स जो है ना म्यूकोक्यूटेनियस जो जंक्शन है पोस्टीरियर फॉरशेट क्या चीज़ होती है? फ्रेनुलम ऑफ लेबिया माइनोरा मीट्स पोस्टीरियरली। जो 2 फ्रेनुलम्स होते हैं लेबिया माइनोरा के, वो पोस्टीरियरली जहाँ पे मिल रहे होते हैं वो फॉरशेट होता है, ठीक है। तो अब जो पोस्टीरियर फॉरशेट है ना उसके दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, एलिस फोर्सेप्स को अप्लाई करना है, ठीक है, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जहाँ म्यूकस और स्किन का बैरियर होता है, ठीक है, वो आपको डिमार्केशन नज़र आ रही होती है। आपने वहाँ 2 एलिस फोर्सेप्स लगाने हैं, उन दोनों को रिट्रैक्ट करके आपस में मिलाना है, ठीक है। और जब उन दोनों को आप आपस में मिलाओगे तो आप देख लोगे कि एंट्रोइटस का कितना साइज़ है, ठीक है। वो 2 फिंगर्स फिट इन होना चाहिए। अगर 2 टाइट है तो उसको लूज़ कर लो डिस्टेंस को, उन दोनों एलिस फोर्सेप्स के डिस्टेंस को, और अगर वो बहुत ज़्यादा जो है लूज़ है, मतलब ज़्यादा है, तो फिर आपने इन दोनों की डिस्टेंस को कम कर लेना है। उन दोनों को आपने लगा दिया वहाँ पर, और साथ ही आपने डाइल्यूटेड ज़ैलोकेन जो 0.5% मिक्स विद डाइल्यूटेड एड्रेनलिन उसमें डाल के तो आपने वेजाइनल एपिथेलियम को इन्फिल्ट्रेट करना है अराउंड द वर्किंग फील्ड टू डिक्रीज ब्लड लॉस, ठीक है। अब हमने जो 2 एलिस फोर्सेप्स के बीच का टिश्यू था जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन था उसको कट करना है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन जो है ना वो आपने देने हैं अब अपवर्ड, जो एपिक्स की तरफ जा रहा होगा जहाँ रेक्टोसील है उसकी एपिक्स। अगर एंटीरोसील है तो फिर एंटीरोसील तक ये इंसिजन ले लेते हो, ठीक है। रेक्टोसील की एपिक्स तक लेके जाओगे और अगेन जो है ना ओवरलाइंग वेजाइनल एपिथेलियम को आप अंडरलाइंग मिकोजा सेपरेट करोगे बाय ब्लंट एंड शार्प डाइसेक्शन, और फिर रेक्टोसील को आपने रिड्यूस करना है और पर्स स्ट्रिंग स्टिचर से इसको सिक्योर कर देना है। रिडेंडेंट वेजाइनल एपिथेलियम को कट करना है और लेकिन इस केस में जो वेजाइनल एपिथेलियम आप स्टिच करोगे ना वो नॉन इंटरलॉकिंग होगी, कॉन्टीन्यूस, जबकि जो एंटीरियरली आपने किया था एंटीरियर कॉर्पोरेफी में वो आपने इंटरलॉकिंग सुचर से किया था ताकि ब्लड ड्रेन होता रहे उसमें से। पोस्टीरियरली आपने जो है ना वो कॉन्टीन्यूस सुचर्स यूज़ करने टू प्रिवेंट शॉर्टनिंग ऑफ वेजाइना। और फाइनली आपने पेरिनियोप्लास्टी करनी है जिसमें अपने डीपर स्टिचेस लेने हैं विद इन द पेरिनियल मसल्स टू बिल्ड अप द पेरिनियल बॉडी, स्ट्रेंथन द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, ठीक है। ये कर लिया। एंटीरोसील रिपेयर है उसमें यही मेथड है सिंपल, लेकिन इसमें ये होगा कि आपने जो आपने वर्टिकल इंसिजन दिया है उसको आपने एपिक्स तक लेके जाना है टू द एंटीरोसील, सही। और बाकी प्रोसीजर सेम है। और एंटीरोसील में ये होगा कि आपने जब ओवरलाइंग वेजाइनल एपिथेलियम को आपने रिमूव करना है विद द अंडरलाइंग मिकोजा, तो जो एंटीरोसील है उसको बाजुकात ये होगा कि आपने वैसे ही रिड्यूस कर लेना है। समटाइम्स ऐसा है कि एंटीरोसील का जो सैक होता है उसको आपने कट करना है और उसको रिड्यूस करके बाद जो है ना सैक को आपने स्टिच लेना है और फिर ऊपर पर स्ट्रिंग स्विचर जो है वो अलग से लगा देना है। समटाइम्स ओवरऑल सैक को विदाउट ओपनिंग ही आप रिड्यूस कर देते हो और पर स्ट्रिंग स्विचर से उसको क्लोज कर देते हो। बाकी रिडेंडेंट मिकोजा को वैसे एंटीरोसील ठीक हो गया। अच्छा, अब एंटीरोसील फॉर्मेशन की प्रिवेंशन कैसे करोगे? कोई प्रोसीजर कोई आपसे पूछे कि आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, आपने फ्यूचर में एंटीरोसील को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हो हिस्टेरेक्टमी में? तो उसमें 2 होते हैं, एक मॉस्कोविट्स प्रोसीजर होता है और इसमें आपने ये करना होता है कि ये एब्डोमिनल अप्रोच होती है। इसमें पर स्ट्रिंग स्टिचर अप्लाई करना होता है पाउच ऑफ डगलस में, पेरिटोनियम में, ठीक है, ताकि वो ऑर्बिट्रेट हो जाए, ये होता है। और इसमें रिस्क ऑफ यूरेटर इंट्रैपमेंट होती है।
नेक्स्ट जो है ना, जो वेजाइनल अप्रोच होती है उसके थ्रू भी एंटीरियर सील प्रिवेंट हो सकती है, वो मैककॉल सूचर होता है। इसमें ये होता है कि आपने यूटेरोसेक्रल लिगामेंट्स को ना आपस में क्लोज करना है विद द वेजाइना, ठीक है, और टाइट टुगेदर अलोंग इट्स लेंथ टू ऑब्लिटरेट द पीओडी। तो ये एक प्रोसीजर होता है। वेजाइनल हिस्टेक्टमी के क्या स्टेप्स हैं ये पता होने चाहिए। इसमें यह है कि आपने सबसे पहले वेजाइनल हिस्टेक्टमी में अगर साइज़ बहुत बड़ा है यूट्रस का 12 वीक से बड़ा, तो फिर आप वेजाइनल नहीं, फिर इसको एब्डोमिनल अप करते हो। या डीएनसी एंडोमेट्रियोसिस है, पीआईडी की पेशेंट है, कोई सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी है यूट्राइन या ओवेरियन, तो फिर आप वेजाइनल हिस्टेक्टमी नहीं करोगे, ठीक है। और जो पुराना है उसमें इंडिकेशंस थी, प्रीवियस 2 स्कार्स भी है तो उसमें भी आप नहीं करते थे, अभी रिसेंट शायद चेंज हो गया। अच्छा, स्टेप्स ऑफ सर्जरी क्या होते हैं वेजाइनल हिस्टेक्टमी में कि बाय मैनुअल एग्जामिनेशन आप तो करते ही हो, शुरू में ब्लैडर एम्प्टी करोगे, आप उसको अच्छी तरह स्टरलाइज करोगे, उसको एंटीरियर पोस्टीरियर लिप्स ऑफ सर्विक्स को होल्ड करोगे वॉल्सलम के साथ, और उसको लोकली इन्फिल्ट्रेट करोगे विद वेजाइनल एपिथेलियम को विद लाइडोकेन, जस्ट लाइक एंटीरियर रिपेयर, ठीक है, या पोस्टीरियर रिपेयर। उसके बाद आपने डिमार्केट करना है ब्लैडर डिसेंट को और सर्कुलर इंसिजन देना है वेजाइनल एपिथेलियम में, सर्कुलर नहीं सॉरी, वही यूथरा के नीचे इंसिजन दिया आपने, और अगेन उसको ओवरलाइंग जो वो है एपिथेलियम को अंडरलाइन मिकोजा से सेपरेट किया, ठीक है। सेपरेट करने के बाद आपने ब्लैडर को डायसेक्ट किया और उसको रिड्यूस किया, ठीक है। तो ब्लैडर को बेसिकली एंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स से आपने अलग कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, पोस्टीरियर डायसेक्शन करनी है और रेक्टो यूट्राइन पाउच को ओपन किया, ठीक है, फॉलोड बाय यूटेरोवेजाइकल पाउच, और यूट्रस को आपने बाहर निकाल लिया। यूटेरोसेक्रल और कार्डिनल लिगामेंट्स आर क्लैम्प टुगेदर ऑन ईच साइड, और उसके बाद उनको लाइगेट किया, कट किया, उसके बाद यूट्राइन आर्टरीज को किया, और देन ओवेरियन एंड राउंड लिगामेंट। पेल्विक पेरिटोनियम इज़ देन क्लोज्ड एंड पेडिकल्स आर एक्सटरiorized, और अपर पेडिकल्स को आप इकट्ठे टाई करोगे, लोअर पेडिकल्स को आप इकट्ठे टाई करते हो, ठीक है, और एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर जो है ना वो आप रूटीन में इस तरह से परफॉर्म कर लोगे। तो ये स्टेप्स ऑफ हिस्टेक्टमी हो गए। मैनचेस्टर रिपेयर क्या होता है, अगर एलोंगेटेड सर्विक्स है या गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर यंग पेशेंट है, वांट टू प्रिजर्व हर यूट्रस, तो आप उसमें भी ये परफॉर्म कर सकते हो। मैनचेस्टर रिपेयर में ये होता है कि बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर लिप्स ऑफ सर्विक्स आर हेल्ड विद फोर्सेप्स, ठीक है, सर्कुलर इंसिजन आप देते हो अराउंड द एलोंगेटेड सर्विक्स, और ब्लैडर डायसेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्विक्स, जो रूटीन में आप ब्लैडर को डायसेक्ट कर रहे होते हो। अच्छा, इसमें यह है कि सर्कुलर इंसिजन पहले देते थे, अब ये होता है कि यूथरा के नीचे आप इंसिजन देते हो और उसको ट्रायंगुलर फैशन में नीचे लेके आते हैं अराउंड द सर्विक्स, ठीक है, और अगेन जो है ना ऊपर से आपने वो करना होता है, एपिथेलियम को मिकोजा से सेपरेट कर लेनी होती है सारी, और उसके बाद ब्लैडर डायसेक्ट कर लिया आपने। पोस्टीरियर डायसेक्शन इज़ आल्सो डन, पोस्टीरियरली भी सर्विक्स के पीछे भी इंसिजन दिया होता है, वहाँ से भी आप जो है ना एपिथेलियम को करोगे, कार्डिनल लिगामेंट्स को आप क्लैम्प करोगे और कट करोगे। यहाँ तक आपने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने आप सर्विक्स को कट करना है कि 3 सेंटीमीटर जो है ना वो पीछे रह जाए, 2.5 to 3 सेंटीमीटर सर्विक्स पीछे बच जाता है, बाकी का सर्विस आपने कट कर दिया, ठीक है। और कट करने के बाद ये किया कि आपने कार्डिनल लिगामेंट्स को ना आपस में टाई किया टू द सर्वाइकल स्टम्प, इस सर्वाइकल स्टम्प के साथ कार्डिनल लिगामेंट्स को आपने टाई कर लिया। तो वो एंटीरियर जो सा होगा वो फॉदरगिल स्टिच होता है, वो आपने लगाना है। और पोस्टीरियरली स्टम्प्ड ऑफ, स्टम्प्ड ऑफ क्या होता है कि जो पोस्टीरियर वेजाइनल एपिथेलियम है ना उसको आपने रिट्रैक्ट करके पोस्टीरियर लिप के ऊपर लेके आना है और उसको उसके साथ स्टिच ले लेना है, वेजाइनल एपिथेलियम से लेना है और उसके बाद सर्विक्स से और फिर उसके लिप से और फिर वेजाइनल एपिथेलियम से उसको मूव आउट कर लेना है। तो ये स्टम्प्ड ऑफ होगा, बेसिकली वो पीछे उसको कवर कर लेगी। तो फॉदरगिल स्टिच जो होता है, टेक अ स्टिच इन वेजाइनल एपिथेलियम, देन मैक अराउंड लिगामेंट, देन कैनाल ऑफ सर्विक्स, ठीक है, और उसके बाद देन टेक आउट अगेन गोइंग इनटू द मैकन रॉड एंड देन वेजाइनल एपिथेलियम। तो ये फॉदरगिल स्टिच हो गया। टेक सेकंड स्टिच सिमिलरली बट डू नॉट गो इनटू सर्वाइकल कैनाल, जस्ट गो इनटू द सबस्टेंस ऑफ सर्विक्स। तो ये हो गए स्टिचेस। नेक्स्ट जो है वो इसकी जो बेडन एंड वॉकर है ना ग्रेड्स में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बेडन वॉकर में हम नहीं बताएंगे एग्जामिनर को, ठीक है, हमने बेचम को फॉलो करना है जो जिसकी 3 डिग्रीज़ हैं। बेडन एंड वॉकर में ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 होता है विद इन द प्रोलैप्स, विद इन मिड वेजाइनल प्लान होता है जो नज़र नहीं आ रहा होता है इंट्रोइटस पे, 2 पे इंट्रोइटस पे नज़र आएगा। ग्रेड 3 जो है लाइंग आउटसाइड द इंट्रोइटस, और ग्रेड 4 जो है कंप्लीट प्रोसिडेंशिया होता है। तो हमने ये नहीं मेंशन करना है, ठीक है। बेचम में होता है फर्स्ट डिग्री विद इन द वेजाइनल प्लान होगा, सेकेंड डिग्री होता है एट इंट्रोइटस, और थर्ड डिग्री होता है आउटसाइड इंट्रोइटस, चाहे वो पार्शियल है चाहे कंप्लीट है, वो थर्ड डिग्री में ही आएगा। और
नेक्स्ट मेन स्पोर्ट्स यूट्रस की हमने डिस्कस कर ली थी। मेन स्पोर्ट्स में जो है वो, अगर यूट्रस की मेन स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें मैकन रोड आता है, कार्डिनल या लेटरल सर्वाइकल, ये कनेक्ट करते हैं लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सर्विक्स को एंड अपर वजाइना को टू पेल्विक साइड वॉल्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट आता है एक। ठीक है, ये जो होता है यूटेरोसेक्रल, ये पेयर ऑफ लिगामेंट्स होता है विच एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द यूट्रस फॉर्मिंग बाउंड्रीज ऑफ द पीओडी एंड आर अटैच्ड पोस्टीरियरली टू द फ्रंट ऑफ द सेक्रम। ठीक है, मैकन रोड, कार्डिनल या लेटरल सर्वाइकल, ये जो ना लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस को ना लेटरल पेल्विक साइड वॉल्स के साथ अटैच कर रहे होते हैं। जो यूटेरोसेक्रल, ये पेयर ऑफ लिगामेंट होता है जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस को और लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स को, इसको एंटीरियरली सेक्रम के साथ वाया पेयर ऑफ लिगामेंट्स ये अटैच कर रहे होते हैं, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट्स। मेन सपोर्ट सर्विक्स की, उसमें अगेन जो है मैकन रोड लिगामेंट आएगा जिसको लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट कहते हैं क्योंकि ये सर्विक्स को भी सपोर्ट कर रहा होता है, और दूसरा इसमें प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट आता है जो एक्सटेंड करता है बैक ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सर्विक्स। और वजाइना की जो स्पोर्ट्स होती हैं उसमें मैकन रोड लिगामेंट अगेन, और उसमें पेरिनियल बॉडी। अच्छा, इसके बाद जो है ना पेरिनियल बॉडी क्या होता है, इट इज़ अ फाइब्रो मस्कुलर कंडेंसेशन होती है which lies between the anal canal and the vagina. It receives insertion of transverse perineal muscles, both superficial and deep. वो सारे के सारे आके इस perineal body पे इंसर्ट हो रहे होते हैं। External anal sphincter fibers and fibers from the levator and eye muscles, वो सब ये रिसीव कर रही होती है। It supports lower part of the posterior vaginal wall। ठीक है, और अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो उसके बाद रेक्टोसील बन जाती है। पेरिनियल बॉडी अगर डेफिशिएंट हो जाए, कट हो जाए, वीकनेस हो जाए इसकी पेरिनियल कोई बर्थ ट्रॉमा की वजह से। अच्छा, अब क्या होता है कि जो यूरेटर है ना उसका हमें पता होना चाहिए कोर्स क्या होता है यूरेटर का। तो ये यूरेटर जो रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक किडनीज, और ये पेरिटोनियम के बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं, अराइज करते हैं फ्रॉम द यूटीरोपेल्विक जंक्शन जो होता है। ठीक है, पेल्विक कैल्सियल सिस्टम होता है ना, वहाँ से ये अराइज करेंगे यूरेटर्स, डिसेंड करेंगे डाउनवर्ड और ये आ जाएंगे, और ये जब डिसेंड कर रहे होते हैं ना एब्डोमेन में, तो ये सॉस मेजर मसल होता है उसके ऊपर डिसेंड कर रहे होते हैं ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सॉस मेजर मसल। अच्छा, अब ये पेल्विक ब्रिम तक जब आते हैं तो पेल्विक ब्रिम पे बाइफर्केशन होती है एक्सटर्नल और इंटरनल आइलिक आर्टरी की। ठीक है, कॉमन आइलिक आर्टरी से एक्सटर्नल और इंटरनल आइलिक वेसल्स निकल रही होती हैं, तो ये उनको क्रॉस करेगा। ठीक है, पेल्विक ब्रिम के लेवल पे जब एंटर होता है तो ये क्रॉस करेगा आइलिक वेसल्स को, उसमें वेन भी होती है और आर्टरी भी होती है, और ये इंटरनल आइलिक वेसल्स को बेसिकली क्रॉस कर रहा होता है। उसके बाद ये आ जाएगा लेटरल रन करेगा पेल्विक वॉल्स पे, लेटरल साइड पे, और एट द लेवल ऑफ द इस्कियल स्पाइंस ये टर्न करता है एंटीरोमीडियली। ठीक है, एंटीरोमीडियली टर्न करके और ये ब्लैडर में ओब्लीक फैशन में एंटर हो जाता है। अब इसको कहाँ का डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो एक तो पेल्विक ब्रिम पे वेर इट कैन बी कन्फ्यूज्ड विद इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के साथ इसकी कन्फ्यूजन हो सकती है कि साथ ही यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है पेल्विक ब्रिम पे जो है वो इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट जो सा होता है उसके साथ इसकी कन्फ्यूजन हो सकती है। इसके अलावा जो है क्योंकि यहाँ ओवरीज भी प्रेजेंट होती हैं तो उसके साथ इसकी कन्फ्यूजन हो सकती है। लैटरल टू ओवेरियन फोसा वेर इट कैन बी अडेरेंट टू द ओवेरियन मैस ड्यूरिंग ओवरेक्टमी। तो अब जब नीचे आएगा तो वहाँ पे ओवरीज पड़ी होती हैं। ठीक है, उसके साथ से ही गुजरता है पोस्टीरियरली, तो ये ओवेरियन फोसा के लैटरली वहाँ पे इसकी इंट्रैपमेंट हो सकती है, कट हो सकता है। यूटेरिक टनल बी द यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, उसके बाद यूट्राइन आर्टरी के नीचे से गुजरा होता है वाइल क्लैंपिंग, कटिंग, लाइगेटिंग, वहाँ पे भी इसका जो है ना यूरेटर के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और एंटीरियर टू वजाइना वेर इट रन्स इनटू द ब्लैडर, जब ये ब्लड में ओब्लिकली एंटर होगा तो उस लेवल पे वजाइना प्रेजेंट होता है। ठीक है, वजाइना के एंटीरियरली ये एंटर हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी इसको डैमेज होने के चांसेस होते हैं। बिलो द एंटीरियर वजाइनल फॉर्निक्स स्विचिंग ऑफ वजाइनल वॉल्ट जब कर रहे होते हैं तो तब भी एहतियात ज़रूरी होती है। तो जब हम इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट को टाई कर रहे होते हैं तो भी हमें एहतियात करनी है कि पेल्विक ब्रेन के लेवल पे ये सब कुछ हो रहा होता है और वहाँ पे यूरेटर्स एंटर कर रहे होते हैं पेल्विस के अंदर। ओवेरियन फोसा जब ओवरीज हम रिमूव कर रहे होते हैं तो लैटरल टू ओवेरियन फोसा जो है वो यूरेटर्स रन कर रहे होते हैं। इसके अलावा यूट्राइन आर्टरी जब हम लाइगेट करते हैं तो वाटर अंडर द ब्रिज कहा जाता है, तो नीचे यूरेटर्स का पैसेज होता है तो वो हमने ख्याल रखना है। और इसके अलावा जब हम वॉल्ट स्टिच कर रहे होते हैं तो एंटीरियर टू वजाइना जो है ना ओब्लिकली ये यूरेटर्स रन करके ब्लैडर में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें केयरफुल रहना है। तो ये जो है ना अगर ये वाइवा क्वेश्चन है कि कहाँ का यूरेटर डैमेज हो सकता है तो हमें पता होना चाहिए, कोर्स भी यूरेटर का पता होना चाहिए। और ये अच्छा वॉर्ड प्रोलैप्स में जो हम कर रहे होते हैं सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन या सेक्रोकॉल्पोपेक्सी या कॉल्पोक्लेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं।
सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन जो प्रोसीजर है ना, ये वेजाइनल रूट के थ्रू होगा, ठीक है। तो एंटीरियर रिपेयर आपने कर लिया और उसके बाद जो है अगर सिस्टोसील भी है साथ में, एंटीरियर रिपेयर आपने परफॉर्म कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन दिया पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में और रेक्टो वेजाइनल स्पेस जो है एक्सपोज कर दिया आपने, और राइट इसकी स्पाइन को आपने आइडेंटिफाई करना है और शार्प और ब्लंट डिसेक्शन के थ्रू। और एक साइड यानी इसके स्पाइन को जब आपने एक्सपोज कर लिया तो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो है ना, उसको आपने पल्पेट करना है, उसके साथ ही होता है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। अब आपने ये करना है कि विच रन्स फ्रॉम द ischial स्पाइन टू द लोअर पार्ट ऑफ द सेक्रम, तो उसके बीच में ही सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है। तो वाइक्रल 1 पास करोगे थ्रू द लिगामेंट और वॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने पोस्टीरियर वो एंटीरियर सील रिपेयर करना है तो कर लें, अगर है, अगर नहीं है तो बस सिंपल इज़ दैट कि आपने इस लिगामेंट को वॉल्ट के साथ टाई कर देना है विद वाइक्रल 1। तो ये सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन होती है वेजाइनल रूट के थ्रू और इसका सक्सेस रेट 90 से ज़्यादा है। और उसके बाद जो है ना VH में रूटीनली भी आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। सेक्रोकोल्पोपेक्सी जो है वो एब्डोमिनल अप्रोच होती है, उसमें वजाना पैक, उसमें एब्डोमेन ओपन होता है बाय द फेनेस्ट्रियल इंसिजन और एब्डोमिनल पेरिटोनियम ओपन करते हो आप, ठीक है। और एपिक्स वजाना का और सेक्रल पोमोट्री का आइडेंटिफाई कर लेते हो। अब आपने ये करना है कि पेरिटोनियम को ओपन किया लॉन्गिट्यूडनली एंड जस्ट टू द राइट ऑफ द मिड लाइन जो होता है सेक्रोकोल्पोपेक्सी, उसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपने वजाना को जो है वो सेक्रम के साथ विद द हेल्प ऑफ सुचर, एब्जॉर्बेबल सुचर आपने उसको टाई कर देना है, ठीक है, डायरेक्टली सेक्रल पोमोट्री के साथ। और या फिर मार्सिलिन टेप होती है जो आप पास करोगे थ्रू द टनल एंड सुचर टू द वॉल्ट एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, दोनों के साथ आप टाई करोगे वॉल्ट के साथ और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के साथ यूजिंग इंटरप्टेड सुचर एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर एंड अदर एंड इज़ अटैच्ड टू पेरियोस्टियम ओवरलाइंग द सेक्रल पोमोट्री। यानी बीच में उनके मार्सिलिन टेप को आपने अटैच करना है। मार्सिलिन टेप को एक साइड पे अपने वेजाइनल वॉल और जो वॉल्ट है उसके साथ अटैच किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरप्टेड नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। और दूसरी साइड पे आपने ये करना है कि सेक्रल पोमोट्री के साथ उसको मार्सिलिन टेप को आपने अटैच कर देना है। अगर मार्सिलिन टेप नहीं यूज़ कर रहे तो डायरेक्टली वॉल्ट को आपने सेक्रल पोमोट्री के साथ विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेबल सुचर आपने अटैच कर लेना है। तो ये होगा सेक्रोकोल्पोपेक्सी और सेक्रोकोल्पोपेक्सी एब्डोमिनली आप अप्रोच करोगे इसको। इसका सक्सेस रेट भी 90 से ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशंस में प्री सेक्रल वीनस प्लेक्सस डैमेज हो सकता है, सेक्रल आर्टरी डैमेज हो सकती है, राइट यूरेटर डैमेज हो सकता है, मैश इरोजन हो सकती है, ठीक है। तो ये सब हो गया। हाई कॉस्ट डिलेड रिकवरी होती है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जो है 8 कॉन्ट्रैक्शंस है आई थिंक, और ये आपने 3 टाइम्स पर डे करना है और 3 मंथ्स के लिए आपने परफॉर्म करना होता है। एक वर्ड होता है जेनिटल हाइएटस, ये होता है गैप होता है मिड लाइन में थ्रू विच यूथ्रा वेजाइना और रेक्टम जो है ना इनका पैसेज होता है, तो उस गैप सारे को जेनिटल हाइएटस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पे पॉपक्यू सिस्टम रह गया। ज़्यादातर यूर प्रोलैप्स जो है बेहतर डायग्राम्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू आपको समझ आता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस सारे सेशन में वो सारी चीज़ें बीच में ऐड कर दूं। अगर इसमें कुछ आपको नहीं भी समझ आ रहा तो उसको आप आराम से गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करके आप वहाँ से समझ लें। लेकिन इसमें यह है, पर्पज़ ये है कि इसमें कोई चीज़ मिस ना हो। इसमें वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ मैंने यूज़ की हैं जो कि बाज़ औक़ात हम एक रीडिंग ले रहे हों किसी बुक से तो हम भूल जाते हैं वाइवा एस्पेक्ट से कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी रह गई हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। जो पॉपक्यू सिस्टम है उसमें ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, क्वांटिफिकेशन मेथड है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन सिस्टम, और ये बाज़ औक़ात ग्रिड बनवा लेते हैं। इसका ये होता है कि इसमें आपने ये नहीं कहना होता कि एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स है या पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स है। इसके थ्रू आपने बताना होता है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है या मिडिल कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है। इसमें ग्रिड बनती है, ठीक है। आपने जो एंटीरियरली ब्लैडर होता है मिड में वेजाइना होगा, एंटीवर्टेड यूट्रस होगा तो वो प्रोलैप्स नहीं करेगा। यूट्रस जब स्ट्रेट होगा उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रोलैप्स करने के, ठीक है। राउंड लिगामेंट जो है यूट्रस को एंटीवर्टेड पोजीशन में रखता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो प्रोलैप्स हो सकता है यूट्रस का। तो अगर आप यूट्रस और वेजाइना को माइंड में रखो तो वेजाइना में जो है ना यूट्रस के बाद सर्विक्स होता है, इसके साथ फॉर्निसेस होते हैं, ठीक है, और साथ में क्या होता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल है, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल है, और नीचे जो ओपनिंग है जिसको हम हाइमन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉप के सिस्टम में हाइमन को आप 0 लोगे और हाइमन से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो -3 होंगी और नीचे जो होगी वो
+3 होगी, ठीक है। और एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे अगर हम ग्रिड बनाएं ना तो उसमें 6 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। उसमें ऊपर वाली जो लाइन होती है उसमें A B A और C होता है, ठीक है, यानी सर्विक्स। और जो मिडल वाली है उसमें जेनिटल हाइटिस, पेरिनियल बॉडी एंड टोटल वेजाइनल लेंथ आता है। और जो लास्ट वाले 3 बॉक्सेस हैं नीचे वाले उसमें पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल से रिलेटेड होता है AP, BP और D यानी फॉर्निक्स। तो ये 6 चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आप डिटेल में यूट्यूब पे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें ये है कि जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे आप देख रहे होते हो तो हाइमन से 3 सेंटीमीटर अबव जो है ना वो A पॉइंट होता है जो -3 होगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो डिस्टल पॉइंट होता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे वो BA होगा, ठीक है। और अगर जो है ना ये AA ग्रिड के ऊपर अगर ये प्लस में रीडिंग आ रही हैं दैट्स मीन कि ये एंटीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स होगा। यानी फॉर एग्जांपल -3 की रीडिंग है तो ये नीचे प्रोलैप्स करके ये पॉइंट सारा नीचे आ गया, +3 आ गया, ठीक है। तो या फिर BA भी साथ ही में नीचे आ गए, इन पूरी एंटीरियर वेजाइनल वॉल बाहर है सिस्टोसील, ठीक है। अगर BA पॉइंट आपको ज़्यादा मिल रहा है, उसकी रीडिंग ज़्यादा मिल रही है तो जो है ये सिस्टोसील है, ठीक है। और A की रीडिंग ज़्यादा मिल रही है तो ये जो है वो यूथ्रोसील होगी, ठीक है। इसी तरह अगर जो है ग्रिड में C सर्विक्स को बताएगा, सर्विक्स, ठीक है। तो जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर तक होगी, ठीक है, अगर आप वो लेते हो फ्रॉम द हाइमन। और ये अगर प्लस में आ रहा है तो अगेन इसके अलावा जो है अगर पोस्टीरियरली चेक करो तो AP पॉइंट है, BP पॉइंट है। AP अगेन -3 सेंटीमीटर है और BP जो डिस्टल पोर्शन है और ये भी इक्वल टू AP होगा। और जो D होता है पोस्टीरियर फॉर्निक्स उसकी अगर लेंथ देखें तो वो सर्विक्स से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, यानी अगर सर्विक्स 8 सेंटीमीटर लेंथ